अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, सबको अंडरस्टैंड करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल को 4.1। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिविटीज इन द सर्च फॉर ऑर्डर, a large number of observation or objects can be arranged into groups according to common feature they share। देखें, we had 118 एलिमेंट्स, इनको किस ऑर्डर में अरेंज करें, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, किस प्रॉपर्टीज के तहत अरेंज करें, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू अच्छे तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वो पहचानना नामुमकिन है। ये ऐसे ही है कि आप एक आम के बाग में जाएं और दूर से ये देख लें कि कौन सा आम मीठा होगा। सारे येलो आम है, आपको ये पता चल जाए सबसे मीठा आम कौन सा होगा, नहीं पता चलता जब तक आप काट के खाएंगे नहीं या सूंघेंगे नहीं। देखने से थोड़ी होता है। चौसा आम होता है, एक होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है, या भांगड़पली होता है हरे रंग का। वो हरे रंग का आम इतना मीठा होता है, इतना खुशबूदार होता है, आप सोच नहीं सकते। अब आपको कैसे पता चले भाई क्या प्रॉपर्टी है जो काम देगी? यू कैन नॉट थिंक। इसके लिए आपको अगेन एंड अगेन ट्राई करना पड़ेगा, जो चीज जाके निशाने पे लगे एंड देन उसको सबके सामने पेश करना होगा। It becomes easier to describe them after the discovery of atomic number by Moseley in 1930। 1913 के अंदर बात की गई एटॉमिक नंबर की। जब लोगों को Z का पता चला, या Z के ऊपर अगर हम ये पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करें, ग्रुप एक अरेंजमेंट, क्या वो बन सकती है? It was noticed that the atomic number could serve as a base for systematic arrange of element। भाई जो एटॉमिक नंबर है इसके थ्रू अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। वो बेस की तरह काम कर रहा है, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। दस एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं एटॉमिक नंबर के इजाफे के तहत पर। आर टेबल शोइंग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। वो टेबल जो कि अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक एक रेगुलर अरेंजमेंट है, किसी पैटर्न के तहत अरेंजमेंट एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज बता रही है, वो अरेंजमेंट का जो टेबल है उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक इसके लिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही होती हैं अलोंग द सेम ग्रुप। दैट इज व्हाई दिस इज द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स पीरियोडिक, अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। It is based on periodic law that states if the elements are arranged in the order of their enclosing atomic numbers, their properties are repeated in a periodic manner।
इनकी जो अगर आप एटॉमिक नंबर पे अगर आप जो रखे ना एलिमेंट्स को, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक मैनर के अंदर रिपीट कर रही होती है। पहले ए प्रॉपर्टी आएगी, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर नीचे जाएंगे, फिर ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी। देयर इज अ ट्रेंड। देखिए ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है पीरियड। पीरियड होता है ये हॉरिजॉन्टल रो, ये हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड। कितने पीरियड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं। आप कहेंगे आठवां नवा होगा, नहीं। ये जो दो चीजें हैं ना, ये जो दो रोज है अलग से, ये बेसिकली छठे सातवें के अंदर ही इंक्लूडेड होती है, छठा और ये रहा सातवां। तो ओवरऑल ये छठे सातवें को हमने बाहर करके लिखा हुआ है, होते सात ही हैं। अब कॉलम्स कितने होते हैं? कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स। जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उसको कहते हैं हम क्या? ग्रुप्स। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं हमारे पास टोटल। कितने भाई? 18 ग्रुप होते हैं ओवरऑल। मतलब 18 आपके पास कॉलम्स होते हैं। पहले पीरियड के अंदर दो एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा ग्रुप जो स्टार्ट पीरियड जो स्टार्ट होता है, सॉरी, वो स्टार्ट होता है आपके पास लिथियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3 पर। हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। दे आर वेरिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। भाई एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता, अलग है। किसी में 2 पाए जाएंगे, किसी के अंदर 8 पाए जाएंगे, किसी के अंदर जो है 32 पाए जाएंगे। अलग एंड अलग हैं वो सारे के सारे। किसी के अंदर 18 पाए जाएंगे मे बी। पहला और जो आपके पास ओवरऑल 7 पीरियड है ना, पहले 3 जो पीरियड है उसको कहते हैं हम शॉर्ट पीरियड्स, 1 2 3 को। रिमेनिंग जो पीरियड है उनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, चौथा पांचवा छठा सातवां। क्यों? क्योंकि वहां पे दो बहुत बहुत बड़ी चीजें आती हैं, जो कि होती है 16 और 32, 18 और 32 का कॉम्बिनेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रॉम elements within a periodic change gradually as you move from left to right in, but when you move from one period to the next, the pattern of properties within a period repeats. This is an accordance in periodic law. भाई कैसे रिपीट करती हैं प्रॉपर्टी, समझाता हूँ। देखो, हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, प्रॉपर्टीज के नाम देते हैं, प्रॉपर्टीज को एक नाम देते हैं। इस वाले प्रॉपर्टी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ए, इसकी बी, इसकी सी, इसकी डी प्रॉपर्टी। ऐसे से आप चलते हुए जाएंगे, पहले वाले की ए आई, दूसरे की बी आई, तीसरे की सी आई, चौथे की डी आई। अब नीचे पीरियड के अंदर आएंगे तो पहले वाले की वही ए आएगी ऊपर की तरह, दूसरे वाले की बी सी डी। तो मतलब जो वेरिएशन आ रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर, वो किसी एक पैटर्न के तहत चल रहा है। जो ऊपर वाले में आया था वही पैटर्न के अंदर नीचे आ रहा है। डेट्स वाई दिस इज पीरियोडिक। प्रॉपर्टीज आर अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। That's why this is called periodic table. Properties बेटा रिपीट कर रही हैं। आयुपेक, आयुपीएससी हम कहते हैं भाई किसको? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री का अब्बा है ये, बाप इदारा है जो कि संभालता है रूल्स को, रेगुलेशंस को। He has recently renamed newly discovered elements and placed them on the periodic table. भाई आज के दौर के अंदर नए नए एलिमेंट्स आ गए हैं भाई, ऐसे रेडियो एक्टिव हैं भाई अच्छे खासे। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमने उसको भी रख तो दिया है, लेकिन अब स्टडीज रहती है उनको, उनके प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करना, पूरी तरीके से उनको पता करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर नॉर्मल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है वो एक कॉलम के अंदर रखे जाते हैं, मतलब एक ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की, ये पहला ग्रुप है, इसकी प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स की सेम होगी। दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। तीसरा ग्रुप है, उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। इसलिए इन ग्रुप्स को हम फैमिलीज भी कहते हैं भाई।
हर एक फैमिली होती है ना, घर के अंदर 5 बंदे होते हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना, बात करने का अंदाज, फैमिली की जो पढ़ाई होती है, उनका जो खाने पीने का स्टाइल, उनकी जो कॉमन लैंग्वेज होती है जिसमें वो बात करते हैं, तकरीबन 95% सेम होती है। कुछ किसी के अंदर कुदरती इखलाक के अंदर चेंज हो या बात करने की तमीज अलग हो, वो एक अलग बात है। 95% 97% उनकी जो डेली लाइफ है, रूटीन है, वो मैच करती है। इसी तरीके से उसको हम फैमिली कहते हैं, क्यों फैमिली के अंदर पीपल जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो आपस में मैच कर रहे होते हैं। दिस इज वाई ग्रुप्स के अंदर भी जो मेंबर्स हैं वो मैच कर रहे हैं, इसकी वजह से इसको भी फैमिली कहा जाता है। टू नंबरिंग सिस्टम्स आर ऑफन यूज्ड टू डेजिग्नेट ग्रुप्स, यू शुड नो बोथ। इन द ट्रेडिशनल सिस्टम एंड द ओल्ड आयुर्वेदिक, द लेटर्स ए एंड बी आर यूज्ड बाई, ए और बी लेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। The first two groups are first day and second day, while the last six are third day। ठीक है, समझाता हूँ भाई। ओल्ड पीरियोडिक टेबल था ना, ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप थे, ए और बी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए थे। ए कैटेगरी के अंदर ये दो ग्रुप आते थे, और ये 6 के 6 आते थे। ये ए कैटेगरी के होते थे, कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते थे, नॉर्मल सादे वाले। ये आते थे बी कैटेगरी के अंदर, ये होते थे 12 की तादाद के अंदर। बी कैटेगरी क्यों कहते थे? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते थे। लेकिन एक ये पुरानी ट्रेडिशन है, और बी के अंदर अब 18 ग्रुप हो गए। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18, 18 तक कहा जाता है। ये क्या है? मॉडर्न जो आयुपेक के रूल्स हैं, वो ए और बी वाला भाई चला गया दौर, पुराना दौर था, जरदारी साहब का दौर था जो चला गया। द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल के अंदर, यानी उसका जो आखिरी शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक है, दो है। ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। मतलब ये वाला जो आखिरी वाला जो ग्रुप है, इधर ऐसे से लेके ऐसे, यहाँ पर हर एलिमेंट के जो आखिरी शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हर किसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, हर एटम के आखिरी शेल के अंदर, हर एलिमेंट के एटम के आखिरी शेल के अंदर। ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम पाए जाएंगे। सारे नहीं, आखिरी शेल के अंदर। सारों की बात नहीं चल रही बेटा, जो आखिरी शेल है उसके एलिमेंट्स के उसके जो है एटम्स की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हैव एलिमेंट्स हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स respectively. In group 13, elements have 3, group 14 have 4, group 15 have 5 electrons and so on. Group 1 and group 2 elements है 1 and 2। पहले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, दूसरे ग्रुप के अंदर 2। 13वें के अंदर 3, 14th के अंदर 4, आखिरी के जो शेल के अंदर, 15वें के अंदर 5, 16वें के अंदर 6, 17वें के अंदर 7, 18वें के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको आखिरी फैमिली, आखिरी ग्रुप दिखाया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डेट, ये समझा दूं आपको। ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। भाई ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स है, मैंने कहा कि आपको उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और ग्रुप बी के एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी वजह से उसको बी कैटेगरी के अंदर लाया जाता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड डिवीजन। अब जो ऊपर बात रह गई एस और पी ब्लॉक वाली, वो क्या है? हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया है, 4 ब्लॉक्स के अंदर, एस पी डी एफ। 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक एस, ब्लॉक बी, ब्लॉक डी, ब्लॉक एफ। अब ये जो ब्लॉकिंग है ये इस तरीके कार से की गई है। इस वाले को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इस वाले का यहाँ तक जो है ना, 13वें से लेकर 18वें तक, 13वें से लेकर 18वें ग्रुप तक ये आ जाता है पी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना, जितने इतने बीच के अंदर आ रहे हैं, ये आते हैं डी कैटेगरी के अंदर। बाकी बच गए ये 2 जो रोज है, ये आती है कैटेगरी एफ के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर।
क्यों आती हैं, इसका जवाब आपको आना चाहिए। आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका इस ऑर्बिटल के अंदर एंटर होगा, इस सबशेल के अंदर एंटर होगा। भाई जिस सबशेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अंदर जो होगा सबशेल AsP_Df, उसको उसके अंदर डाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है एस के अंदर जा रहा है, इन तमाम के अंदर पी के अंदर जा रहा है, इसके अंदर डी के अंदर जा रहा है, इसके अंदर एफ के अंदर जा रहा है। ओके, अब कुछ ग्रुप्स के नाम आ गए हैं। ग्रुप्स के नाम क्या हैं? पहले वाले ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरे वाले को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अर्थ की करस से पाए जाते हैं। 17वें ग्रुप को कहते हैं हेलोजीन्स, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये अच्छे खासे। तक ग्रुप 18 और 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल कहते हैं भाई बहुत हाई लेवल की, नोबल मतलब ठंडी, नोबल लेस रिएक्टिव, बिकॉज क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती, जनरली रिएक्ट नहीं करती। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, इत्तेफाक से कट जाती हैं वो अलग बात है। Recall that all elements have a unique identification number known as atomic number। हर एलिमेंट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है जो कि कभी चेंज नहीं होगा, कभी अलग नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, वो होगा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z और प्रोटॉन नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट। भाई इन द एटम ऑफ एलिमेंट के वो जो एटम है उसके जो एलिमेंट का एटम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर सब कुछ बता देता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही कुदरती तौर पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे समहाउ। Aufbau principle helps in determining the order in which the electronic orbitals get filled। भाई Aufbau order होता है, Aufbau order जो कि बताता है कि कैसे एलिमेंट्स फिल होते हैं किसी भी सबशेल के अंदर, किसी भी शेल के अंदर। भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कमरे के अंदर जाएगा। आप किसी भी होटल के अंदर चले जाए तो उसकी जो मैनेजमेंट टीम होती है ना नीचे काउंटर पे, उसको पता होता है ये वाला जो बंदा है, अगर 100 बंदों की बुकिंग है, इस वाला बंदा ये नाम का बंदा है, ऑफिस का बड़ा है छोटा है, इसको ये कमरा देना है, ये इस कमरे में जाएगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भी स्पेशल मुकर्रर कमरे दिए जाते हैं और उस कमरे भी किसी ऑर्डर से दिए जाते हैं। ये अगर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन है भाई अच्छी एनर्जी वाला, उसको अलग जगह दी जाएगी, कम वाला किसी और जगह पे जाएगा। तो वो जो ऑर्डर होता है कौन सा कहाँ जाएगा वो आउफबो प्रिंसिपल हमें बताता है। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के अमल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कहाँ पे अरेंज करना है भाई? अगर आपको कोई कहे कि किताबों को अरेंज करना है, आपका सवाल आएगा भाई अरेंज तो कर देता हूँ, कहाँ करना है? क्वेश्चन इज दैट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना अरेंज करना है, कहाँ पे करना है? तो इलेक्ट्रॉन को जो कॉन्फ़िगर करना है वो करना है शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर एंड डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। इनके अंदर आपको
डीजेनरेटिव जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनके अंदर, इसके अंदर इनको कॉन्फ़िगर करना है, अरेंज करना है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल होता है, रूल होता है, जिसको कहते हैं आउबॉव प्रिंसिपल। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग का पैटर्न है ऑर्बिटल्स में, वो कैसे होता है, पहला किस में जाएगा, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो किसके अंदर जाएगा, फिर वो कौन से के अंदर जाएगा, कौन से के अंदर जाएगा, कौन से सबशेल के अंदर जाएगा। ये रूल हमें क्या क्या बताता है, शेल्स के बारे में बताता है, भाई कौन से शेल के अंदर जाएगा, कौन से सबशेल के अंदर जाएगा। ये रूल हमें, इस रूल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब ये बताता नहीं है, या इसकी कमी है, इस रूल की डिसएडवांटेज नहीं है, इस रूल की कमी है, वो है ये ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताता, वो जो डीजेनरेटिव ऑर्बिटल होता है, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताता। अब डीजेनरेटिव ऑर्बिटल के बारे में कौन सा रूल बताता है, वो होता है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल हमें बताता है डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के बारे में। ये इस चीज को भुला दो कि डीजेनरेटिव ऑर्बिटल होता क्या है और हर्ट्ज रूल होता क्या है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता और आपको जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप इस चीज को भुला ही दें। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है एनर्जी लेवल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिसकी लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी तक ऑर्डर की फिलिंग होती है, ठीक है। अब ऑर्डर में समझाता हूँ आपको कैसे। आपको ऐसे लिखना है 1s 2s 2p। भाई 2 के अंदर 2 सबशेल्स होते हैं, 3s 3p, ऐसे फिल करते जाना है आपको, 3s 3p। तीसरे के अंदर 3 होंगे, यहाँ पे 4 आ गया, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p। तो ये ऑर्डर है, ये ऐसे शेल्स हैं। पहला ये एक, पहले शेल के अंदर दो, एक सब शेल है, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 3, चौथे के अंदर 4, पांचवे के अंदर बेटा अभी तक 4 है, पांचवा भी मतलब आ गया तो मिल ही जाएगा, टेंशन ना लो। बेटा बात सुनो, अब एक बात समझो, ऑर्डर इसका ऐसे चलता है, याद रखना है, ऐसे सब बना लो, इधर एक एरो बना दो, आपका काम वीआईपी हो जाएगा, फिलिंग का ऑर्डर आपको मिल जाएगा वीआईपी तरीके से। जस्ट आपको इस एरो को फॉलो करना है, आपको सारा का सारा ऑर्डर मिल जाएगा कि फिलिंग कैसे होती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर ऑर्डर है फिल का करने का। फिल कैसे होगा, इस एरो को फॉलो करना है, पहले 1s पे एरो आया, 1s फिल होगा, ठीक है। फिर ये एरो किसके हो, दूसरा एरो 2s पे आया, 2s फिल होगा, 2s के बाद ये 2p पे आया एरो, अब इसी एरो को फॉलो करते जाना है। फिर 3s पे आया, उसके बाद किसी पे नहीं आया तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एरो पे आना है। नेक्स्ट एरो सबसे पहले किस पे आ रहा है, 3p के अंदर आ रहा है। फिर यही सेम एरो किस पे जा रहा है मेरी जान, 3d पे जा रहा है, नहीं 3d पे दूसरा एरो आ रहा है, 3p वाला एरो किस पे जा रहा है, 4s पे, उसी एरो के पीछे आपने जाना है। ये एंड हो गया। अब नेक्स्ट एरो पे आना है 3d वाले एरो के ऊपर, वो नेक्स्ट एरो कहाँ जा रहा है, 4p पे, 4p वाला एरो क्या 4d पे जा रहा है, नहीं 4p वाला एरो जा रहा है 5s पे। यू हैव टू फॉलो दिस। ये देन आपके पास 4d वाला एरो 5p पे गया, 6x पे गया, फिर 4f 5d 6p 7s, देन 5f 6d 7p एंड 8s होगा अगर हुआ, 6f 7d 8p 9s एंड सो ऑन। आपको एरो को जस्ट फॉलो करना है, बिकॉज ये एरो हमें एनर्जी लेवल का बताता है, एनर्जी लेवल का पूरा बताता है कि भाई 3p की एनर्जी के बाद जो एनर्जी होती है वो 4s की होती है, और 4s से जो ज्यादा एनर्जी होती है वो 3d की होती है, 3d की होती है एनर्जी, समझे। ये आउबाउ प्रिंसिपल है, आप फॉलो कर लें, आपको वही एज इट इज सीक्वेंस मिलेगी, 3s 3p 4s then 3d then 4p। Each orbital has a fixed capacity for maximum number of electrons accommodated. S orbital have जो है s orbitals have the capacity of 2 electrons। s के अंदर 2 आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं, d के अंदर 10 आ सकते हैं और f के अंदर 14 आ सकते हैं। हर ऑर्बिटल की अपनी अपनी कैपेसिटी है, ये आपको ये लाइन बताती है
कि किसके अंदर क्या कैपेसिटी है, हर चीज की गुंजाइश होती है मेरी जान। यूज दिस कॉन्सेप्ट्स वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। मैं आपको कहता हूँ मालूम करो किसकी, Na की। सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर। अब आपको ये सीक्वेंस लिखनी है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाने आराम आराम से, प्यार प्यार से। 2 यहाँ आ गए एस के अंदर, 2 यहाँ पे आ गए, 6 यहाँ पर आ गए, देन 2 यहाँ पे आ गए। कितने हो गए? 10 और 12। 12 तो होते ही नहीं है, मतलब 3s के अंदर 1 आएगा। इसको हटा दो सबको। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई सोडियम की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भाई 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, आप इनकी जो एक्सपोनेंट्स का जो सम निकालोगे वो भी 11 आएगा। इन सब का सम 11 आएगा। 2 2 6 1। साउंड्स गुड, ओके। अब आगे जो बात कही गई है ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कुछ जादू कर सकते हैं आप लोग, वीआईपी वाला जादू। आपको नहीं पता सोडियम किस ब्लॉक का है, आपको नहीं पता किस पीरियड का है ये, आपको नहीं पता किस ग्रुप का है ये। यू डोंट नो ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है। भाई जो सारी टर्म्स मैं बता रहा हूँ ना, इसको केमिस्ट्री के लिहाज से ही लेना। ये ग्रुप की टर्म, पीरियड की टर्म, ब्लॉक की टर्म, अदरवाइज बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट में इनकी अलग से अलग मीनिंग्स आ रही होती हैं। सो बी सीरियस। 1s2 2s2 2p6 3s1। इससे आपको, अगर आपको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है, मतलब इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, आपको क्या पता है? 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके पास, मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन है। इससे आपको उसको बिलोग, पीरियड, ग्रुप पता चल सकता है। और जब आपको किसी भी चीज का पीरियड, ग्रुप और बिलोग पता चल जाए, मतलब ग्रुप भी पता चल जाए, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज इसकी पता चल सकती हैं। हो गया हमारा काम। हमने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया? हमें प्रॉपर्टीज मालूम करनी थी। अब हमें सिर्फ एक चीज पता है, एटॉमिक नंबर Z पता है हमें, उससे हम हर चीज निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि सोडियम का जो बिलोक है वो है S। ये बता सकता हूँ इसका जो ग्रुप है 1, पीरियड है इसका 3। मैं बता सकता हूँ। कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन P पे जा रहा है? नहीं, आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है S के अंदर। तो इसका जो बिलोक आएगा वो आएगा S। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? S के अंदर, बिलोक आ रहा है S। पीरियड क्या है? आखिरी कौन सा सबशेल है मेरी जान? आखिरी कौन सा सबशेल है? आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर जा रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर जा रहा है? 3 के अंदर जा रहा है सर। दूसरे में तो पहले ही चला गया था, तो सर इसका जो पीरियड होगा वो 3 होगा। अब पावर कितनी आ रही है? जो आखिरी जो आपका जो आपके पास शेल है ना, आखिरी शेल का जो नंबर है, आखिरी शेल बता रहा है कि पीरियड क्या है। थर्ड शेल जो है ना, आखिरी शेल है इसका, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर जा रहा है। अब ग्रुप कैसे पता होगा? भाई ये जो आखिरी शेल है, ये जो लास्ट वाला शेल है जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो शेल जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो होगा इसके ऊपर। थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रुप भी 1 होगा। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको। एल्यूमिनियम उठा लेते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 13। एल्यूमिनियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये है। अब बेटा इसका ग्रुप कौन सा है? पहली बात तो इसका बिलोक मालूम करो। बिलोक क्या है इसका? सर इसका जो बिलोक आएगा, आपने कहा कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर जाएगा वो बिलोक होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है P के अंदर, तो P हुआ इसका बिलोक। ठीक है। अब इसका पीरियड क्या होगा? भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर जा रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन है P वाला इलेक्ट्रॉन, वो जा रहा है 3 के अंदर, तो उसका पीरियड 3 होगा। ग्रुप नहीं पता हमें क्या होगा। आपने कहा भाई ग्रुप क्या होगा? भाई ये जो आखिरी पीरियड ग्रुप चूज किया ना आपने, जो पीरियड वाला 3 जो आपने चूज किया ना मेरी जान, 3 के अंदर
3 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p s d f सबको मिला के। सर एस के अंदर 3 के एस के अंदर 2 है, पी के अंदर 1 है। तो सर हम सबको जमा करेंगे, एस और पी को जब आप जमा करोगे ना तो जो आएगा आंसर 2 + 1 3 वो इसका ग्रुप होगा। तीनों चीजें आपको पता चल गई इसके बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने, पीरियड बता सकते हैं आप, ये बता सकते हैं, ठीक है। बुक वालों ने भी इत्तेफाक से सोडियम की एग्जांपल दी हुई है। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बुक को पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो ऐसे एग्जांपल दे दिया आपको सोडियम की। सोडियम के बाद मैंने आपको एक और केस दिखा दिया जो कि था एल्यूमिनियम का, जिसके अंदर एस भी आ रहा था, पी भी आ रहा था। मुझे दोनों दिखाने थे, वरना मैं मैग्नीशियम भी दिखा सकता था। मैग्नीशियम में एस आता, आखिर में पी नहीं आता और आपको समझ में नहीं आता। यही बात कही जा रही है इसके अंदर, आप पढ़ लें। थोड़ा नहीं समझ आए कमेंट कर लीजिएगा, इसको और मजीद अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है अभी भी। एल्यूमिनियम का आपको पता चल सकता है, जो कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। एल्यूमिनियम का केस है भाई, पढ़ लो उसको, वही चीज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाई है। कॉन्सेप्चुअल है, इतनी बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आए, वैलेंस शेल लिखना है, ये एन क्या है, ये क्या है। एन कहते हैं भाई नंबर ऑफ शेल बताता है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो कि नंबर ऑफ शेल बताता है। कौन सा नंबर शेल है? KLMN। के के लिए एन की वैल्यू 1 है, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, पी के लिए KLMN, ओ के लिए 5 है, पी के लिए 6 है, सो ऑन। ये असेसमेंट है भाई, कर लेना, सब आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा इसको। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कोई कॉन्सेप्ट है? एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर एस एंड पी ब्लॉक क्या होते हैं? भाई छोटी सी बात है, ये वाले जो है ना 2, इसको कहते हैं एस, ये जो 6 हैं इसको कहते हैं पी ब्लॉक, बीच में ये फंस गए इसको कहते हैं डी, नीचे जो है उसको कहते हैं एफ। ये क्यों 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं? इसका जवाब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको दे दिया। जवाब इसका ये छोटा सा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है? वो तमाम एलिमेंट जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है एस के अंदर, उसका जो ब्लॉक होगा वो एस है। ये तमाम फर्स्ट और सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एस के अंदर जाता है। आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी के अंदर चला जाए तो उसका ब्लॉक होगा पी। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है ना, ये 6 कॉलम वाले, 3rd है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। और मॉडर्न के अंदर 13 से लेके 18 तक जितने भी हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सारों का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर जाता है। डी वाले बच गए, आखिरी इलेक्ट्रॉन इनका डी के अंदर जाता है। एफ वाले भाई क्या है? आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर जाता है। ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज बताता है कि कोई चीज कैसे बिहेव करेगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी वालों की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ इस आखिरी इलेक्ट्रॉन की जगह की वजह से। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है कहाँ भाई? ये जहां इलेक्ट्रॉन होगा वैसा बिहेव करेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, नर्सरी केजी क्लास का, जब वो घर पे होता है ना, घर पे वो बड़ी शैतानी करता है। अगर उसको आप स्कूल के अंदर ले जाएं, स्कूल के अंदर चुपचाप शांति से बैठा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हेडमास्टर के पास होता है डंडा, और ट्यूशन वाली बाजी के पास थप्पड़ों की वजह से डरा हुआ होता है। किसी मेहमान के घर पे चला जाए तब भी वो चुप होता है, लेकिन उसकी अलग क्राइटेरिया होता है। मेहमान के घर पे अलग जलवे दिखाता है, लेकिन स्कूल के अंदर अगर हेडमास्टर खतरनाक हो, स्ट्रिक्ट हो, मैडम बजाने वाली हो, तो बच्चा इतना जो है ना सुकून में रहता है, इतना जो है डर डर के काम कर रहा होता है, बिल्कुल मासूमाना अंदाज से, जैसे बड़ा फर्माबरदार बच्चा। और उसको घर पे जाके तुम देखोगे ना, अबे घर का सत्यानाश करके बैठा हुआ होता है, तोड़ फोड़, रिमोट सारे उसने तोड़े हुए होते हैं घर के, और जो है टीवी उसने तोड़ा हुआ होता है घर का, जो प्लेटें उसने फेंकी हुई होती हैं, छुरियां उसने तोड़ी हुई होती हैं, खिलौने उसने तोड़े हुए होते हैं, अब्बा को तंग उसने किया हुआ होता है। मतलब घर पे शैतान, स्कूल में क्या? बच्चा तो वही है, लेकिन है किस जगह पे वो मैटर करता है। इलेक्ट्रॉन मेरी जान वही है बेटा, इलेक्ट्रॉन वही है, ये है कहाँ वो मैटर करता है।
स्कूल में है अलग प्रॉपर्टीज, घर पर है अलग प्रॉपर्टीज। तो भाई इट मैटर्स वेयर यू आर। एक गाना है अंग्रेजी का, आई रियली लव अलॉट, वो कहता है, उसकी जो मेन जो लाइन है ना, इट मैटर्स वेयर आर यू या वेयर यू आर। दिस रियली साउंड्स अमेजिंग। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आपको एसपीडीएफ का पता चल गया एंड हर चीज़ के बारे में बता दिया मैंने। जस्ट एक दफ़ा बुक को रीड आउट कर लीजिएगा और भी मज़े से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।